हमारी शादी को 6 महीने हो गए थे। मेरे पति बहुत शरीफ इंसान थे। मोहल्ले में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर हमारे घर पर आया करती थी और मेरी खुशकिस्मती को कहती थी। कहने को तो वह बिल्कुल सच कहती थी कि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत बहुत अच्छे से लिखी थी। बस एक ही अजीब बात थी, मेरे पति हर थोड़े दिन बाद अपने लिए नई नौकरानी लेकर आ जाया करते थे और उसे शहर में पड़ी चारपाई पर 3 रात सोने के लिए कहते थे और चारपाई के नीचे गुलाब का फूल रख देते थे। मुझे कमरे में सोने के लिए कहते थे और वह खुद 3 रातों के लिए सहन में बैठकर ही रखवाली करते थे। उनका कहना था कि ऐसा करने से वह नौकरानी घर की किसी चीज़ को चोरी नहीं करेगी, बल्कि काम भी बहुत अच्छे से करेगी। मैं ये सब देखकर हैरान परेशान हो जाती थी, लेकिन मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि काम वाली तो मेरी मदद के लिए ही रखते थे और मुझे कहते थे कि बाहर मत आना, वरना अमल का उल्टा हो जाएगा। हमारे पास सब कुछ था। मेरे पास खूबसूरत, मोहब्बत, कदर करने वाला पति और इतना अच्छा घर, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन फिर भी मेरे पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि सब कुछ खराब है। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि तुम बहुत ज़्यादा नाशुक्री करती हो। ऊपर वाले ने तुम्हें इतना अच्छा पति दिया है और ऐसी किस्मत पाने के लिए लोग तरसते हैं। माँ भी सही कहती थी। वाकई मैं बहुत खुशकिस्मत थी और शायद इसी खुशकिस्मती और इतने आराम वाले घर को खो देने से डरती थी। सारा दिन दिल बेचैन रहता था। भला कौन चाहेगा कि वह इतनी अच्छी जिंदगी से महरूम हो जाए। कुछ अजीब वाकया हो चुके थे। आज फिर से वह नई नौकरानी लेकर आ गया था। मैंने उनके साथ खड़ी घूंघट डाले औरत को देखकर पूछा और मुंह फैलाकर पैर पटकती किचन में चली आ गई थी। वह मुस्कुराए और उस औरत को सहन में पड़ी चारपाई पर बैठने का इशारा किया और मेरे पीछे किचन में आ गए। मैंने उन्हें एक बार देखा और फिर से पालक काटने लगी। उन्होंने मेरे हाथ से चुरी छीन और ट्रे में वापस रख दी और मेरे हाथ को प्यार से पकड़कर अपने पास करते हुए कहने लगे कि मेरी प्यारी बीवी, ये सब काम तुम्हारे करने के नहीं हैं। ये हाथ इन कामों के लिए नहीं बने हैं। ये आप सिर्फ मेरे हाथों में रखने के लिए है। वह मेरे साथ मोहब्बत से कहने लगे तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उनकी यही मोहब्बत की बातें तो मुझे उनका मुराद बनाए हुए थी। मैंने कहा आप भी नहीं। बस मैंने शर्माते हुए अपने हाथ उनके हाथों से छुड़वा लिए और उन्होंने मुझसे कहा बस इसी तरीके से मुस्कुराती रहा करो, और मेरा हाथ थाम कर मुझे किचन में रखे एक गोल टेबल जिसके चारों तरफ कुर्सियां पड़ी हुई थी, मुझे उन कुर्सी पर बैठाकर और खुद मेरे पास बैठ गए। आज फिर नई नौकरानी लेकर आ गए हो। मैंने कहा है मैं खुद कर लूंगी घर के सारे काम। मेरी बात पर वे फिर से मुस्कुराने लगे। मेरे पति जब भी मुस्कुराते हैं मैं उनकी मुस्कुराहट से खुश हो जाती थी और उनकी मुस्कुराहट पर बहुत ही ज्यादा कशिश थी। सिर्फ उनकी मुस्कुराहट ही नहीं, बल्कि वह खुद ऊपर वाले के बनाए हुए बहुत ही अच्छे थे। न जाने मेरे माँ बाप की कौन सी नेकी काम आ गई थी जो उनकी इकलौती औलाद को इतना अच्छा पति मिल गया था। आपको घर के कामकाज के लिए तो नहीं लाया हूँ, मैं तो आपको मलिका बनाने के लिए लेकर आया हूँ और मलिका अपने गुलाम को सिर्फ हुक्म करती है। मेरे चेहरे पर रौनक आ गई। जी, यूं मत शर्माया करो, कसम से जान ले लेती हो। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए और अच्छे से अंदाज में कहा तो मैं खिलखिला कर हंस दी। चलो, मेरा ऑफिस जाने का वक्त हो चुका है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो और घर के किसी काम को हाथ मत लगाना। सारे काम ये नौकरानी ही करेगी। उसे काम को समझा दो ताकि वह सारे काम खुद कर ले। आप बस इस महल में मलिका की तरह रहो और आप हुक्म करिए। बस, मेरे पति ने हंसते हुए कहा और मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए गाड़ी की चाबी हाथ में उठाकर बाहर निकल गए। तभी कुछ ही देर में वहां पर बैठी मुस्कुराती रही। भला आम सी लड़की, मैं ऐसा क्या खास था जो मेरे पति मेरे मुरीद बने हुए थे। ऊपर वाले का ही कोई खास करम था मुझ पर, जो मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी थी, और ऐसी जिंदगी तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। हकीकत में मेरा नसीब बहुत अच्छा था। इन्हीं ख्यालों में मैं सोची थी। मुझे अचानक से नौकरानी का ख्याल आया और मैं जल्दी से सहन में आई और वह अभी भी वैसे ही घूंघट डाले हुए वहीं पर बैठी हुई थी। मैं उसके पास आई और मैंने उसको घूंघट हटाने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि इन लोगों की यही आदत थी। घूंघट डाले सारे सारे दिन काम कर लेते हैं। मेरे पति हमेशा अपने गांव से कोई भी लड़की नौकरानी के तौर पर लेकर आ जाते थे और उनका कहना था कि उस गांव में उनके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ थी और वहां पर बहुत सारे गरीब घर थे जहां पर लड़कियों को काम की ज़रूरत थी, और इसी तरीके से वह उनकी मदद भी कर देते हैं और उनका काम भी हो जाता है। वैसे भी शहर की नौकरानियों के दिमाग तो आसमान को छू रहे हैं। पैसे ऐसे मांगती है और काम बिल्कुल भी नहीं करती है। गांव की लड़की बहुत अच्छी होती है कि काम बहुत सफाई से करती थी, बिना कुछ कहे बस अपने काम से काम रखती थी। सुनो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है?
मैंने उससे पूछा तो सर झुकाए बैठी हुई थी। मेरी आवाज़ पर चौंक कर उसने मुझे देखा। रज़िया, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। घर के काम करना जानती हो? तो उसने ना में सर हिला दिया। मैंने अपना हाथ माथे पर मारा। लो जी, आज फिर सारा घर का काम समझाने में मेरा दिन खराब होने वाला है। और बड़बड़ा कर आ गई। वह अभी वैसे ही सर झुकाए मेरे सामने खड़ी थी। चले आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। मैंने कहते हुए किचन की तरफ इशारा किया और किचन में दाखिल हो गई थी। वह भी आहिस्ता से मेरे पीछे चलते हुए किचन में दाखिल हो गई थी। देखो, ये सब्जी रखी हुई है और आज खाने में ये बनानी है, और कबाब बनाना है, बिरयानी बनानी है, और मीठे में तुम्हें जो अच्छा लगे बना लेना। ये रखी सारी सब्जियां। मैंने किचन में रखी हुई सारे मसाले दिखाते हुए कहा। बना लोगी ना? ये रखा सारा सामान। मेरे सवाल पर हामी भरने वाले अंदाज में सर हिलाया। खाना बाद में बनाना, पहले घर की सफाई कर लो, और घर सफाई अच्छे से करना। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर को बिल्कुल चमका देना, घर में बिल्कुल भी धूल ना हो। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया था और सीधा अपने कमरे में आ गई थी। इन ठाट बाट की तो मैं यहीं पर आकर आदी हुई थी, वरना हमारे घर में तो नौकर रखने का कोई रिवाज ही नहीं था। हमारे घर में घर की औरतें ही घर का सारा काम करती थी। लेकिन मेरे पति के घर में मैंने मुश्किल से ही एक आधा काम किया हो। शुरू से ही यहाँ पर नौकर काम करते थे, और अब तो मैं भी हुक्म देने की आदी हो गई थी। मैं बेड पर लेटी टांग पर टांग रखकर फ़ोन चला रही थी, तभी वह कमरे में दाखिल हो गई और वह कमरे की सफाई करने में मसरूफ़ हो गई। मैं मोबाइल पर उंगलियां चला रही थी और मैं उसे अपनी नज़रों से देख रही थी, और वह अपने काम में ही मगन थी और कमरा साफ कर कर कमरे से जा चुकी थी। और मैं न जाने कब मोबाइल इस्तेमाल करते करते कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तो 8 बज रहे थे। मैंने घड़ी में वक्त देखा और जल्दी से जाकर अलमारी से अच्छा सा सूट निकाल लिया। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा निकाल कर मैं नहाने चली गई थी। मैंने अपने बाल सुखाने और खुद को अपने आईने में देखा। मेरे पति को हल्के गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगता था मेरे ऊपर, इसलिए मैंने उनकी पसंद का रंग पहना। तो मुझे मालूम हुआ कि ये रंग मुझ पर काफ़ी अच्छा लगता था। जो चीज़ इन्हें पसंद होती थी वह चीज़ मुझ पर भी अच्छी लगती थी। मैंने कमर तक आते बालों को संभाल कर खुला छोड़ दिया और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी, कानों में सोने के झुमके जो मेरे पति ने मुझे कुछ महीने पहले ही गिफ्ट किए थे, और गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाए और गले में दुपट्टा डालकर किचन में दाखिल हो गई। मुझे मेरे पति की पीठ दिखी। वह नौकरानी की तरफ मुंह कर कर खड़े थे और उन्हें इसी वजह से मेरे आने का अंदाज़ा नहीं हुआ था। मैंने कहा, आप कब आए? मैंने हैरानी से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम सो रही थी और मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा नौकरानी से चाय के लिए कह देता हूँ। उन्होंने मुझे जवाब दे दिया था, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने कोई बहाना बनाया है। फिर मुझे खुद को तसल्ली दी कि ये सिर्फ मेरा वहम है। भला वे मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? वाकई उनके सर में दर्द होगा। आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति मुस्कुराकर कमरे में चले गए और मैंने चाय चूल्हे पर बनाने के लिए रख दी थी। नौकरानी भी जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। मैं चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मेरे पति ने मुझे देखा और मुस्कुराए। मेरी प्यारी बेगम, आज तुमने मेरी पसंद के कपड़े पहने हैं। ये रंग तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा के लिए उनकी तारीफ पर शर्मा गई थी। लाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैं उनके पास बैठकर उनका सर दबाने लगी और वे मुझे दिन भर की बातें बता रहे थे। हमने फिर खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं बेड पर बैठी अपनी उंगलियों पर नेल पेंट लगा रही थी जब वे चाय के 2 कप लेकर कमरे में दाखिल हो गए। अरे, आप क्यों लेकर आए हो? मुझसे कह देते या नौकरानी से कह देते, मैं लेकर आ जाती। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी प्यारी सी बेगम के लिए चाय नहीं बना सकता जो मैं दूसरों से कहूँ, और मेरा बस चले तो मैं आपको कुछ भी काम न करने दूँ, बल्कि ज़मीन पर भी कदम न रखने दूँ। उन्होंने चाय का कप मुझे देते हुए कहा, जब से हमारी शादी हुई थी तब से मेरा पति रोज़ रात को 2 कप चाय बना कर लाता था, और वह चाय इतनी अच्छी होती थी कि सारी थकान उतार देती थी। आप इस बार तो कोई अमल न करेंगे? मैंने अपने पति को देखते हुए कहा। इस पर मेरे पति ने कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैंने तुमसे कहा तो है ना कि जब भी कोई लड़की यहाँ पर काम करने के लिए आएगी तो यही अमल करना है। इससे वह हमारे घर की कोई चीज़ चोरी नहीं करेगी और ना ही कोई किस्म का नुकसान पहुँचाएगी। मैंने पति से जब ये कहा तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आपके इन अमल के चक्कर में कोई नौकरानी यहाँ नहीं रुकती है। महीने भर में तो हम इतने कपड़े नहीं बदलते जितने आप नौकरानी को बदल देते हैं। मैंने उन्हें गुस्से भरे अंदाज से कहा और कहा कि मैं रोज़ का काम समझा समझा कर थक चुकी हूँ। हर रोज़ नया आ जाता है और मुझे उससे काम समझाना पड़ता है। मेरे पति ने सहन में गुलाब का पौधा लगा रखा था और उसके ऊपर एक चारपाई रखी हुई थी। जब भी कोई नई नौकरानी काम के लिए आती थी तो उसको 3 रात उसी चारपाई पर सोना पड़ता था। मुझे कहते हैं कि अमल करने से नौकरानी कभी घर की कोई चीज़ चोरी नहीं करेगी।
मैं हैरान थी क्योंकि उस रात मेरा पति खुद भी सहन में बैठा रहता था और मुझे कहता था कि तुम बाहर मत आना वरना अमल का उल्टा हो जाएगा। पीर बाबा ने कहा है कि यही तो इस अमल की करामात है। मेरी प्यारी बेगम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस अमल के बाद ये नौकरानी हमें किसी चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही हमारे घर की कोई चीज़ चोरी करेगी। तो इन बातों के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? 2 चाय का कप पी लो। उसने साइड में रखे चाय का कप उठाकर मुझे दिया और मैंने इस बार खामोश रहना बेहतर समझा और चाय पीने बैठ गई। चाय का कप खत्म हुआ, वैसे ही मैं नींद में खोने बैठ गई थी। मुझ पर ऐसी नींद हावी हो गई थी कि जैसे मैं कई रातों से नहीं सोई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी। सुनो, लाइट बंद कर दो, मैं सो रही हूँ। मैंने उन्हें ज़ोर से बोला और उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए मुझे कहा। लाइट बंद कर दी और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब नींद में सो गई। और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने आईने में देखा कि आईने के सामने मेरे पति खड़े होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं अपने बालों को समेटते हुए उठ गई थी। तभी मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और टाई लगाते हुए कहा कि गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेगम, अब आपकी आँख खुली है, चलो आराम कर लो। पता नहीं चला अचानक से मुझे इतनी नींद आने लग गई है। शादी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी है। पता नहीं पहले मुझे इतनी नींद नहीं आती थी और अब मुझे नींद बहुत आने लगी है और मैं आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाती। ये बात मैंने उनकी टाई बांधते हुए कहा। अरे बेगम, हमारा ही घर है, आप अपनी नींद पूरी करो, उन्होंने हंसते हुए कहा, और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आपको तो पता है ना कि मैं आपके बिना नाश्ता नहीं करता हूँ। अपने पति की बातें सुनकर मैं हाँ में सर हिलाया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई और मेरे पति अपनी घड़ी उठाकर कमरे से बाहर चले गए। कुछ टाइम के बाद मैं तैयार होकर नीचे आ गई थी। मेरे पति पहले ही खाने की मेज़ पर मौजूद थे। सामने नाश्ता रखा हुआ था, ठंडा हो रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने मेरे शुरू करने के बाद ही नाश्ता शुरू किया। हम दोनों बातों में लगे हुए थे। नौकरानी हमें चाय देकर जा चुकी थी और यूं ही बातों में मैंने नाश्ता किया और नाश्ते के बर्तन नौकरानी ने उठा लिए और किचन में जाकर उसे धोने लगी। मेरे पति का भी ऑफिस का वक्त हो चुका था। वह भी कुर्सी से उठकर बाहर के दरवाजे की तरफ आए और मैं भी उनके पीछे अलविदा कहने के लिए बाहर आ गई थी। वे अपना मोबाइल वहीं छोड़कर आ गए थे। उन्होंने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा और वापस मोबाइल लेने के लिए किचन की तरफ जा रहे थे। तभी मैंने उनसे कहा कि आप यहीं पर रहे, मैं ला कर देती हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा और मैं कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैंने पूरा कमरा देख लिया लेकिन मुझे उनका मोबाइल कहीं नहीं मिला। आखिर थक कर मैं वापस आई तो मेरे पति वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मैंने किचन की तरफ कदम बढ़ाया जहाँ से मेरे पति की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे ही किचन में दाखिल हुई वो मुझे देखकर घबरा गए। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया था, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने संजीदगी से पूछा। वे चुप रहे, वो हकलाते रहे। तब मैंने उनसे दोबारा शांति से पूछा कि आपको क्या काम था किचन में, क्यों आए थे? उन्होंने कहा कि मैं पानी पीने के लिए किचन में आया था। उनका जवाब सुनकर मेरे दिल को आराम नहीं मिला। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल उनकी कही गई बातों को हमेशा झूठा ही समझता था। तभी मैंने उनसे कहा कि आपका मोबाइल कमरे में नहीं है। तो उन्होंने अपनी कोट की जेब में हाथ डालते हुए देखा। ओहो, ये तो यहाँ पर रह गया था, जेब में ही है। बिना मुझसे आंखें मिलाए हुए इधर उधर देखते हुए कहा और चले गए। मेरे दिल में तो शक आ ही गया था और मैं न जाने क्यों नौकरानी पर ही शक कर रही थी। दिमाग अभी भी सुबह वाली बातों में उलझा हुआ था। अचानक मेरी नज़र मुलाजिम के हाथ पर पड़ी, जहाँ पर कुछ हीरे के निशान थे। जहाँ तक कि मुझे याद था कि उसके हाथ पर कल ऐसे कोई निशान नहीं थे। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? मेरे हाथ पर उसने मुझे हैरानी से अपना हाथ देखने लगी। पाजी, सहन में बहुत मच्छर है, इसलिए खारिश के निशान पड़ गए हैं, वे जवाब कहती हुई दोबारा अपने काम में लग गई। मैंने सोचते हुए कहा, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे निशान मच्छरों के काटने से कैसे बन गए हैं? ये तो नील के निशान हैं। दिमाग वापस से उलझने लगा था। मैं कमरे में जा रही थी, सारे काम निपटा दिए और मैं उसे हुक्म देती हुई कमरे में आ गई। पता ही नहीं चला कि रात कब हो गई और मेरे पति ऑफिस से घर आ गए थे। तबीयत ठीक है मेरी प्यारी बेगम की? मुझे बैठा हुआ देखकर नरमी से पूछने लगे। हाँ, बस सर दर्द है, मैंने बेड से टेक लगाते हुए कहा। बुखार सा है। तभी मेरे पति ने कहा कि आप आराम करो, मैं खाना लेकर आता हूँ, और मेरा माथा चूम कर कमरे से वापस चले गए थे। उनकी तरफ से इतना प्यार देखकर मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि क्या मैं सही कर रही हूँ? मेरा शक बिल्कुल सही है और उसका जवाब मेरे मन में कहीं पर नहीं मिला। मैं बस सोचती रह गई कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही हूँ। इसी दौरान मेरे पति खाने की ट्रे लेकर कमरे में आ गए थे। मेरे पास बैठे रुकमे बनाकर मुझे खिलाने लगे थे।
न जाने क्यों आज उनकी मोहब्बत मुझे अजीब सी दहशत हो रही थी। सर में दर्द उठ रहा था, बस और नहीं खाना है। मैंने ट्रे को भी हाथ से पीछे करते हुए अपने पति से कहा, तो मेरे पति ने भी कहा कि चलो आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर आ जाता हूँ, तुम्हारे जो सर में दर्द हो रहा है वह ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मेरे पति चाय लेने के लिए चले गए और मैं सुबह से जो सोच रही थी दोबारा से वही कुछ सोचने लगी। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरे पति सब कुछ मेरे साथ गलत कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा छठा सेंस मुझे बार बार इसी बात का एहसास करा रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। मैं इन्हीं सोचों में मेरे पति थोड़ी देर में चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हो गए और कहने लगे कि लो मेरी बेगम, इसे पीने से तुम्हारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा और तुम अच्छी सी नींद आ जाएगी। तभी मैंने अपने पति से कहा कि आज मेरा कुछ भी पीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बस आराम करने दो। तभी मेरे पति ने कहा कि आराम भी कर लेना बेगम, बस थोड़ी सी चाय ये भी पी लो, चाय पीकर तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। और उन्होंने मेरे हाथ में चाय का कप पकड़वा दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एकदम से मेरे पति का फ़ोन पर कॉल आ गया और वह कमरे से बाहर चले गए, क्योंकि आज मेरा कुछ पीने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा पति मुझे प्यार से चाय दे रहा था। उन्होंने मना नहीं कर पाई थी, ना ही उनका दिल तोड़ना चाहती थी, और एक शक की बुनियाद पर मैं उन पर शक कर कर अपने इतने खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने चाय का कप उठाया और कमरे में मौजूद डस्टबिन में चाय को डाल दिया और वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। आपने चाय पी ली? उन्होंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। तब उन्होंने कहा कि चलो आप सो जाओ, आपको नींद आ रही होगी, और ये कहकर वे दोबारा से कमरे से बाहर चले गए। मैं करवटें बदल बदल कर थक गई थी। हैरत थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सोने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार दिमाग में वही बातें चल रही थी, लेकिन मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति मुझे धोखा नहीं देगा। वे मुझसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि मोहब्बत नहीं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी जान निसार करते हैं मुझ पर। मैं उन पर शक नहीं कर सकती हूँ। ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। खुद को तसल्ली देते हुए मैंने अपने आप को आराम कर लिया था और पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मैं रात के आखिरी पहर आँख खुली, साइड टेबल पर जग रखा हुआ देखा, लेकिन वह जग पानी का खाली था। लेकिन मुझे प्यास बहुत लग रही थी, इस वजह से मैंने जग को उठाया और कमरे से बाहर निकली। जैसे ही कमरे से बाहर निकली, बाहर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा दिल टूटकर नीचे गिर गया था। मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। मेरा पति उस नौकरानी के साथ विश्वास की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही थी। जग हाथ में से छूटकर नीचे गिर गया और जग की आवाज़ सुनकर मेरे पति ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। धीरे धीरे चलती उन दोनों के पास आई। बाजी, मेरी कोई गलती नहीं है, हम गरीब लोग हैं। गरीबी के चलते अपने पेट की आग बुझाने के लिए खुद को इस आग में झोंक देते हैं। मैंने वही किया जो साहब ने कहा था, मुझे माफ़ कर दो। नौकरानी मेरे कदमों में गिर गई और गिरकर माफ़ी मांगने लगी थी। तुमसे क्या गिला, तुम तो अपने पैसे के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन जिसने ये सब कुछ मेरे साथ किया वह मेरा पति है। मैंने नौकरानी को अपने कदमों से उठाया। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी। मैंने तो तुम्हें दिल और जान से अपनाया था, उस शादी के रिश्ते को अपना आखिरी रिश्ता माना था। तुम पर ही सब कुछ न्यौछावर किया था। तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद थी, तुमने ही मेरी उम्मीदों को तोड़ा है अपनी हवस की वजह से। बताओ तुमने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? मैं चीख चीख कर सबसे पूछने लगी, लेकिन वह आदमी कुछ बोलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि वह कितना गलत काम करता है। वह मेरी ही नाक के नीचे मेरे ही घर में अलग अलग औरतों को लाकर उनके साथ अपनी हवस को बुझाता रहा और मुझे पता भी नहीं लगने दिया, और उसके प्यार में अंधी बनी बैठी रही। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से चली गई और अपने घर में आ गई। आज मेरी शादी एक अच्छे से घर में दोबारा हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं। सच कहते हैं कि ऊपर वाला घर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। जिस शादी को मैं अपनी खुशकिस्मती समझ रही थी, वह तो मेरे लिए एक श्राप निकला, और आज मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पति की यूएस में जॉब लग चुकी है और अब हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे पहले वाले पति को एड्स की बीमारी लग गई है और वह अकेला तड़प तड़प कर मर गया। उसके साथ बिल्कुल सही हुआ था। उसने गरीब लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसे देकर उनके साथ गलत किया था और मुझे भी धोखा दिया था। अब आप मुझे बताइए, मैंने अपने पति को दूसरा मौका देना चाहिए था या फिर जो मैंने आप सही किया वो ठीक किया? अगर आपका पति आपके साथ ऐसा करता तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं, और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।